हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज की हम इस वीडियो में कंपेंसेशन मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। आपको सबको पता है कंपेंसेशन क्या होता है, कंपेंसेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ये यूनिट बहुत ही ज्यादा इजी वे में हम कवर करने वाले हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक्स है। देखो, कोई भी कंपेंसेशन सिस्टम कंपनी को तय करना है ना, उसमें कंपनी को दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में से, इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल इक्विटी। सो जब भी कंपनी कंपनसेशन देती है उसको इक्विटी का ध्यान रखना है। इक्विटी का मतलब क्या है, जो जेसी स्टैनसी एडम थे ना, उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया था कि इक्विटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी हम इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी का बेसिक मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स को लगे कि जो भी उन्हें कंपेंसेशन दिया जा रहा है वो फेयर है। सो इक्विटी का बेसिकली मतलब ये होता है, आप कैलकुलेशन करते हो कि कितना वो पर्सन इनपुट डाल रहा है और कितना उस पर्सन को आउटपुट मिल रही है। मतलब मैं इतने सारे एफर्ट्स डाल रही हूँ और मुझे सैलरी कुछ भी नहीं मिल रही, मैं मोटिवेटेड ही नहीं फील करूंगी, मुझे लगेगा यार मेरे साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है, मेरे को तो कोई और जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। या फिर मैं इनपुट कुछ भी नहीं डाल रही, मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, फिर बंदा फिर लेजी हो जाता है कि मुझे नहीं काम करना। तो कंपनीज को ये ध्यान रखना है कि जितना वो बंदा इनपुट डाल रहा है उस बेसिस पर ही उसको आउटपुट मिले। सो बेसिकली तीन एलिमेंट्स होते हैं। हम इनपुट देखते हैं कि वो बंदा कितने एफर्ट्स डाल रहा है, हम आउटकम देखते हैं, मतलब हम उसको कितना पे कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन हम उसको सैलरी के साथ साथ दे रहे हैं। दोनों का कंपेरिजन करते हैं, इनपुट का और आउटपुट का कंपेरिजन करके अगर तो चीजें इक्वल आ जाती हैं, उस स्टेट को हम इक्विटी बोलते हैं, मतलब अ स्टेट ऑफ फेयरनेस। सो इनपुट का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी टास्क करने के लिए, मतलब कितना टाइम, एफर्ट, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस या और रिसोर्सेज डाल रहा है। आउटकम का मतलब है उसको बदले में जो उसने इनपुट्स डाली हैं उसके बदले में क्या चीजें मिल रही हैं, जैसे सैलरी मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है, प्रेज मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, या अदर टैंजिबल रिवॉर्ड्स या इनटैंजिबल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। सो जो उसके इनपुट्स हैं और जो उसके आउटपुट्स हैं, वो इंडिविजुअल अपने इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों को कंपेयर करता है, इनपुट टू आउटपुट की रेशियो निकालता है। सो ये जो कंपैरिजन है वो उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है, क्या अगर कोई और उसकी जगह काम कर रहा होता सिमिलर सिचुएशन में, क्या उसको भी उतना ही पे मिलता। सो इक्विटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन किया जाता है। सो इक्विटी थ्योरी के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, इनपुट्स, आउटकम्स एंड कंपैरिजंस। अब जो इक्विटी है वो तीन टाइप्स में प्रिसीव की जा सकती है, तीन सिचुएशंस हो सकती है, इंडिविजुअल को तीन चीजें लग सकती है, इक्विटी की स्टेट, अंडर पेमेंट इन इक्विटी की स्टेट और ओवर पेमेंट इन इक्विटी की स्टेट। मतलब कोई भी इंडिविजुअल दो स्टेट्स में हो सकता है बेसिकली, या तो इक्विटी की स्टेट में हो सकता है या इन इक्विटी की स्टेट में हो सकता है। मतलब इक्विटी का मतलब जितना वो इनपुट डाल रहा है उस बेसिस पर उसको आउटकम मिल रहा है। इन इक्विटी की स्टेट मतलब इनपुट और आउटकम का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। इन इक्विटी दो तरह की हो सकती है, अंडर पेमेंट इक्विटी या फिर ओवर पेमेंट इन इक्विटी। ठीक है, अंडर पेमेंट इन इक्विटी या फिर ओवर पेमेंट अन इक्विटी। इक्विटी की स्टेट तो वो होगी जब उसकी आउटपुट और उसकी जो इनपुट है उसकी रेशियो इक्वल है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे सब फेयरली मिल रहा है, जो मैं पे कर रहा हूँ, जो मैं जितने में एफर्ट डाल रहा हूँ उस हिसाब से जो मुझे आउटकम मिल रहा है वो इक्वल सही मिल रहा है। अंडर पेमेंट का मतलब है मैं इनपुट बहुत ज्यादा डाल रहा हूँ और जो मुझे पैसे हैं वो मुझे कम मिल रहे हैं, मुझे अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए वो पर्सन बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करेगा। ओवर पेमेंट का मतलब है वो इनपुट कम डाल रहा है और उसको पैसे वगैरह ज्यादा मिल रहे हैं, उसको गिल्ट भी आ सकता है और वो आगे से और एफर्ट्स कई बार कम भी कर सकता है, वो एफर्ट्स भी बढ़ा सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो आपको इक्विटी का मतलब समझ आ गया। सो जब हम कंपेंसेशन सिस्टम की बात करते हैं ना, उसमें दो तरह की इक्विटीज हो सकती हैं, इंटरनल इक्विटी या फिर एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके विद इन क्या चीजें हैं जो उसको इक्विटी में लाने में हेल्प करती हैं, और एक्सटर्नली क्या चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं। सो इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी हमारे मेन टॉपिक्स हैं इस यूनिट में से, जो आप सबको अच्छे से समझ आने चाहिए। क्लियर हो गया आपको? इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी फोकसेस ऑन द फेयरनेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम इंटरनल इक्विटी की बात करेंगे, हम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, मतलब वो पर्सन अपनी जॉब पोजीशन, अपनी जॉब मेन उसमें ना इंटरनल इक्विटीज में हम तीन चीजें इवैल्यूएट करते हैं, जॉब को इवैल्यूएट करते हैं, जॉब का एनालिसिस देखते हैं और जॉब का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सो पर्सन इंटरनली देखेगा चीजों को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि कंपनी में अगर
उसको कंपनी के जो बाकी लोग हैं उसके कंपैरेटिवली जो उसका ग्रेड है, हायरार्की है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब एवेल्युएशन है, उसके हिसाब से उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या इसको सही पैसे मिल रहे हैं या नहीं। सो एम्प्लॉयज हु होल्ड सिमिलर पोजीशंस, जो सिमिलर लेवल्स पे होंगे, सिमिलर पोजीशंस पे होंगे, वो उनके साथ अपने आप को कंपेयर करेगा कि उनको सेम लेवल ऑफ पे मिल रहा है या नहीं। इस वजह से उसको अगर इनइक्विटी की फीलिंग आएगी तो उसको अनफेयर लगेगा और वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर उसे इक्विटी स्टेट लगेगी इंटरनली कंपेयर करने पे तो वो सैटिस्फाइड रहेगा। एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब है वो बाकियों के साथ कंपेयर कर रहा है जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड लोग हैं। समझ आया? एक्सटर्नल इक्विटी फोकसेस ऑन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस पे प्रैक्टिसेस टू द एक्सटर्नल जॉब मार्केट। सो अपनी वो जो कंपेंसेशन है वो अदर एम्प्लॉयर्स के साथ इन द सेम इंडस्ट्री या लेबर मार्केट के साथ कंपेयर कर रहा है। वो देख रहा है कि जो मार्केट में कंडीशंस हैं वो वही सेम कंडीशंस, वही सेम पे उसको मिल रही है या नहीं। सो इसमें क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस खुद भी सैलरी सर्विस करवा सकते हैं कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में और अपने पे पैकेजेस भी उस हिसाब से बना सकते हैं जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करे, ताकि जो उनका स्टाफ है उनके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड रहे और जल्दी से जल्दी उनकी कंपनी छोड़ के ना जाए। कंपनीज को हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, ताकि जो इंडिविजुअल है उसको फेयरनेस लगे और कंसिस्टेंसी लगे और जो प्राइजेस कंपनी उनको पे कर रही है, जो सैलरीज कंपनी उस एम्प्लॉय को पे कर रही है, वो इतनी कॉम्पिटिटिव हो कि जो एम्प्लॉय है वो उनकी कंपनी छोड़ के ना जाए। समझ आ गया? इक्विटी क्या होता है? इक्विटी इज अ कंपैरिजन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। उसके बाद जो इक्विटी है वो पर्सन इक्विटी के भी स्टेट में हो सकता है, इनइक्विटी के भी स्टेट में हो सकता है, ठीक है। और इनइक्विटी अंडरपेड भी हो सकती है, ओवरपेड भी हो सकती है। इक्विटी एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी कंपेयर की जा सकती है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमें ना किसी भी जॉब की वर्थ को डिटरमाइन करना है। सो डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ जॉब हम कैसे करेंगे, तो हम मल्टीपल फैक्टर्स देखेंगे जब हमें जॉब की वर्थ को डिटरमाइन करना है। सो आपको ये 6 अप्रोचेस लर्न करके जानी है जिससे हम किसी भी जॉब की जो वर्थ है उसको डिटरमाइन करके आ सकते हैं। सबसे पहले है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। सबसे फर्स्ट अप्रोच क्या है? टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट इज बॉटम अप अप्रोच। थर्ड वन इज बजट अप्रोच। उसके बाद है मार्केट बेस्ड अप्रोच, इक्विटी बेस्ड अप्रोच एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अप्रोच। सो अगर हमें किसी भी जॉब की वर्थ को डिटरमाइन करना है, हमारे पास ये 6 अप्रोचेस हैं: टॉप डाउन, बॉटम अप, बजट अप्रोच, मार्केट बेस्ड अप्रोच, इक्विटी बेस्ड अप्रोच, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब है आपने पहले पैकेज डिसाइड कर दिया, उसके बाद आप सोचोगे कि कंपनी का साइज क्या है, इंडस्ट्री क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। सो आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक है। बॉटम अप का मतलब है आप हर एक बंदे की जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज वगैरह देखोगे, उसके बाद उनकी सैलरीज वगैरह देखते हुए चलोगे। तो आप इसमें क्या करते हो, बॉटम अप से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो। बजट अप्रोच में क्या करती है कंपनी अपना बजट देखती है, उस हिसाब से कंपनसेशन प्लान्स को डिसाइड करती है। मार्केट बेस में क्या होता है, कंपनी बेसिकली एक्सटर्नल इक्विटी देखती है इसमें कि जो आपकी मार्केट्स में है, मार्केट में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस सैलरी रेंज में सेम काइंड ऑफ स्टाफ को रख रहे हैं। इक्विटी बेस्ड अप्रोच में जो अभी हमने इक्विटी थ्योरी पढ़ी कि जितना पर्सन इनपुट्स डाल रहा है और जितनी उसको आउटपुट्स मिलनी चाहिए वो उसमें इक्विटी होनी चाहिए। सो कंपनी इक्विटी के बेसिस पर जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको फेयरली पे करती है। उसके बाद इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, मतलब कोई भी पर्सन कितनी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कितने उसके आने की वजह से रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, ग्रोथ इनहांस हुए हैं, वो सब देख के ही इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बेसिस पर किसी की कंपनसेशन डिसाइड होती है। सो बेसिकली ये 6 अप्रोचेस हैं: टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, बजट अप्रोच, मार्केट बेस्ड अप्रोच, इक्विटी बेस्ड अप्रोच एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अप्रोच। अब हमारा ये टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट टॉपिक कि हमें इंटर इंडस्ट्री और इंट्रा इंडस्ट्री कंपेंसेशन में क्या क्या फर्क होते हैं वो समझते हैं। देखो, इंटर का मतलब होता है दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो इंडस्ट्री के बीच में। इंट्रा का मतलब हमेशा होता है विद इन। इंट्रा का मतलब हमेशा क्या होता है? विद इन। अगर आपको इंट्रा और इंटर में कंफ्यूजन है तो मैं आपको हमेशा एक वर्ड बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिज आपने सुना होगा। इंटरकास्ट मतलब दो अलग अलग, इंट्रा मतलब विद इन। अब क्लियर हो गया? सो इंट्रा इंडस्ट्री और इंटर इंडस्ट्री में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सो कंपेंसेशन में भी ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंस होंगे। तो सबसे पहले हम इंटर इंडस्ट्री डिफरेंसेस समझ लेते हैं कि दो इंडस्ट्रीज अलग अलग हैं तो उनमें जो कंपेंसेशन मिल रही होगी ऑब्वियसली वो भी अलग अलग होगी। क्यों होएगी? इंटर इंडस्ट्री कंपेंसेशन अलग अलग क्यों होगी? मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो कंपेंसेशन मिल रही है वो अलग अलग क्यों होगी? नंबर 1, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग स्किल्स चाहिए, अलग अलग एक्सपीरियंस चाहिए, अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ऑब्वियसली अपने
अलग अलग काइंड के स्टाफ को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए अलग अलग सैलरी देंगे। बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। कईयों में क्या होता है कि हाई डिमांड वाले, मतलब बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है वर्कर्स की, तो उनको हाई सैलरी देनी पड़ेगी। कईयों में सप्लाई इतनी ज्यादा होती है, डिमांड इतनी होती नहीं, तो उनकी ऑब्वियसली सैलरी भी कम हो जाएगी। कई बार जॉब रिस्की होती है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, तो उस हिसाब से उनकी सैलरी भी ज्यादा होगी। कईयों में बिल्कुल सिंपल सी जॉब होती है, तो ऑब्वियसली सैलरी भी कम होगी। कई बार लेबर मार्केट की कंडीशंस देखनी पड़ती है, कई बार शॉर्टेज बहुत ज्यादा होती है, गैप होता है, एक्सपीरियंसेस वाले हमें चाहिए होते हैं, तो उनको ज्यादा सैलरी देंगे, जब शॉर्टेज होगी तब भी ज्यादा सैलरी देंगे। सो लेबर मार्केट्स की जो कंडीशंस चल रही है उस हिसाब से भी जो इंडस्ट्री है, इंटर इंडस्ट्री, उसमें अलग अलग कंपेंसेशन दी जाती है। इंटर इंडस्ट्री समझ आ गया, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज में स्किल्स अलग चाहिए, एक्सपीरियंस अलग चाहिए, क्वालिफिकेशंस अलग चाहिए, लेबर मार्केट की कंडीशंस अलग अलग हैं। कई बार कोई इंडस्ट्री में जॉब ज्यादा रिस्की है, कम रिस्की है, किसी में ज्यादा कम्प्लेक्स है, किसी में कम कम्प्लेक्स है, किसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, किसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। सो इस हिसाब से जो कंपेंसेशन क्राइटेरिया होगा वो सबका अलग अलग होगा। और ऑन द अदर हैंड जब हम इंट्रा इंडस्ट्री मतलब विद इन द सेम इंडस्ट्री कंपैरिजन करते हैं, उसमें भी फर्क आ जाता है। अब अगर आप दो सेम इंडस्ट्रीज को देखो, तो उनके भी जो इंप्लॉयज होते हैं ना, उनका जो सैलरी पैकेज होता है वो सेम नहीं होता। वो क्यों? एक तो हायरार्की का फर्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो कोई हाई लेवल पे बंदा है और जो लो लेवल पे बंदा है, उनकी सैलरी सेम नहीं होगी। बंदे की खुद की, कई बार किसी के पास एक्सेप्शनल स्किल्स होती हैं, या कई बार कोई किसी ने एक्सेप्शनली कुछ अचीव करा होता है, उस वजह से भी हो सकता है कि उसको इंट्रा इंडस्ट्री विद इन द सेम इंडस्ट्री भी दूसरे के कंपैरेटिवली, अपने पीयर्स के कंपैरेटिवली भी ज्यादा पैकेज मिल रहा है। उसकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन स्पेशलाइज्ड हो सकती है। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस जो मार्केट इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है ना, उससे भी ज्यादा पैकेज देते हैं। सो कई बार कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे फैक्टर्स या ऐसा कल्चर होता है जो उसको बाकी इंडस्ट्री से डिफरेंशिएट करता है। और कई बार क्या होता है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। अभी कोई सेम इंडस्ट्री है, सपोज किसी भी चीज की लगा लो, सेम इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी है और लंदन में भी है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग का फर्क होएगा, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से उनकी कंपेंसेशन का भी फर्क होगा। सो ग्लोबल जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो डिमांड सप्लाई है लेबर की, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये सब कुछ अलग होता है। सो इंटर इंडस्ट्री, इंट्रा इंडस्ट्री कंपेंसेशन प्लान्स में बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है। हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें अपने मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस को समझना चाहिए, और उस हिसाब से ही सैलरी नेगोशिएशन करके सैलरी और कंपेंसेशन प्लान्स को सेटअप करना चाहिए, ताकि वो अपने स्टाफ को मोटिवेट, रिटेन और अपने साथ ही जोड़ के रख सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजाइनिंग द पे स्ट्रक्चर। अभी हमें किसी भी जॉब का पे स्ट्रक्चर को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो जो आपको पे स्ट्रक्चर डिजाइन करना है ना, उसमें आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। इसका आप एक शॉर्ट फॉर्म ऐसा सा याद रख लो, बैट। आपको बैट हमेशा याद रखना है जब भी आपको पे स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। बिजनेस कंसिडरेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस और टेक्निकल कंसिडरेशंस, ठीक है। तो जब भी आप पे स्ट्रक्चर को डिजाइन करोगे, आपको बैट का ध्यान रखना है, बिजनेस कंसिडरेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस और टेक्निकल कंसिडरेशंस। और सपोज अभी मुझे किसी का पे स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, सपोज कोई पर्सन है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे उसको कितने पैसे देने हैं। सो आप क्या करोगे, उसका जॉब एनालाइज करोगे। सबसे पहले क्या स्टेप्स हैं पे स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के, हियर आर द स्टेप्स। जब आप पे स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे, पे स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का मतलब है आप एक फ्रेमवर्क और आउटलाइन तैयार कर रहे हो कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंपेंसेशन सिस्टम क्या है। सो पे स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जॉब को एनालाइज करोगे, कंडक्ट करोगे जॉब एनालिसिस। देन आप अलग अलग पे ग्रेड्स बनाओगे और पे बैंड्स बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने गवर्नमेंट जॉब्स में भी देखा होगा, ग्रुप ए की जॉब्स होती है, ग्रुप बी की होती है, ग्रुप सी की होती है, ग्रुप डी की होती है। पे ग्रेड्स और पे बैंड्स बने होते हैं। देन उनमें भी डिटरमाइन करोगे क्या क्या सैलरी रेंजेस रहेंगे, मतलब मिनिमम कितनी मिलेगी, मैक्सिमम कितनी मिलेगी और मिड पॉइंट्स में क्या मिलेगी, ठीक है। अब आपको किसी को जॉब में पे देनी है, तो सबसे पहले आप जॉब एनालिसिस करोगे। सेकंड स्टेप में पे बैंड्स और पे ग्रेड्स को डिफाइन करोगे। देन सैलरी रेंज को डिफाइन करोगे। देन ऑब्वियसली आप इंटरनल इक्विटी देखोगे और एक्सटर्नल इक्विटी देखोगे, मतलब इंटरनल इक्विटीज को कंसीडर करोगे और एक्सटर्नल रिसर्च करोगे मार्केट में जाके। और अगर कभी आपको लगे कि उसको परफॉर्मेंस बेस्ड पे देनी है, वो सब देखोगे। उसको बेनिफिट्स या पर्क्स देने हैं, उनको कंसीडर करोगे। उसके बाद एक आप डेफिनेट सैलरी तक पहुंच जाओगे कि हाँ मुझे इस पर्सन को या इस ग्रेड वाले पर्सन को इतनी सैलरी देनी है। देन उस सैलरी को आप रेगुलरली रिव्यू करते रहोगे और अपडेट करते रहोगे। साथ में वो सैलरी आप उसको कम्युनिकेट करोगे ट्रांसपेरेंटली। एंड अगर आपको लगता है आप प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हो। तो जब आपको पे देनी है, सबसे पहले आप उसकी जॉब एनालिसिस करोगे। देन पे ग्रेड और पे बैंड डिसाइड करोगे। देन सैलरी की रेंज डिसाइड करोगे। इंटरनल इक्विटी देखोगे, एक्सटर्नल इक्विटी देखोगे। देन अगर परफॉर्मेंस बेस्ड कोई इंसेंटिव्स या एक्स्ट्रा कुछ देना है वो देखोगे। देन उसकी सैलरी डिसाइड होगी। देन उसको रिव्यू एंड अपडेट करते रहोगे। कम्युनिकेट भी करना बहुत जरूरी है ट्रांसपेरेंटली। एंड अगर आपको लगे
तो आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हो। जो पे स्ट्रक्चर के आर्किटेक्चर्स है ना, वो 3 हो सकते हैं। अगर आपको याद करने आप याद कर लो, वरना स्किप कर दो। हायरार्किकल पे स्ट्रक्चर, ब्रॉडबैंड पे स्ट्रक्चर एंड मार्केट बेस्ड पे स्ट्रक्चर। सो अगर आपको डिजाइनिंग ऑफ द पे स्ट्रक्चर आ जाता है तो आप ये तीनों स्ट्रक्चर्स भी, आर्किटेक्चर्स भी लिख के आ सकते हो। दैट इज योर चॉइस। हायरार्किकल पे स्ट्रक्चर, ब्रॉडबैंड पे स्ट्रक्चर, मार्केट बेस्ड पे स्ट्रक्चर। ठीक है। अब आपको जो कंपेंसेशन प्लान है उसको एडमिनिस्टर करना है। सो जब आप कंपेंसेशन प्लान बनाओगे तो आप बहुत ध्यान से बनाओगे। आप हमेशा ये ध्यान रखोगे कि डॉक्यूमेंटेशन एंड पॉलिसीज क्लियर हो। जो भी आपका कंपेंसेशन प्लान है वो लॉज के साथ और रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करे। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्लियर हो आपका, क्लियरली आप कम्युनिकेट कर रहे हो, और पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप रेगुलरली उसकी परफॉर्मेंस को, उस पर्सन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो और मेरिट बेसिस पर इंक्रीज देते जा रहे हो और ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन कर रहे हो। देखो अभी ना हमारे लास्ट, सिर्फ ये तो बेकार सा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपेंसेशन प्लान, ये आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, दैट इज योर चॉइस। अब ना हमारे लास्ट 3 टॉपिक बच जाते हैं। एक तो है फ्रिंज बेनिफिट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसेंटिव्स एंड रिटायरमेंट प्लान्स, और इसके बाद हमारा लास्ट थर्ड वाला टॉपिक है, वो मैं आपको बता देती हूँ, पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान्स। ये हमारे 3 टॉपिक्स है। मैंने पहले ना ये तीनों पॉइंट्स की नीचे समरी लिख दी है। मैं आपको तीनों पॉइंट्स की पहले समरी बता देती हूँ कि तीनों में फर्क क्या होता है। सो अभी हमारे सिर्फ इस यूनिट में से 3 टॉपिक्स पढ़े हैं। पहले ये तीनों टॉपिक्स की हम समरी समझ लेते हैं ताकि आपको आगे कोई डाउट ना हो। सो समरी में क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, इंसेंटिव्स एंड रिटायरमेंट प्लान्स क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड पे क्या होता है। पहले इन तीनों का मैं मीनिंग समझा रही हूँ। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है नॉन वेज कंपेंसेशन, मतलब जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके अलावा जो आपको नॉन वेज कंपेंसेशन मिलती है, एडिशनल कंपेंसेशन देन योर रेगुलर सैलरी मिलती है, दे आर द फ्रिंज बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया, पेड छुट्टियां मिल गई, कोई डिस्काउंट्स मिल गए, ये सारे फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। तो ये आपका ओवरऑल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस बढ़ा देते हैं और ये आपको इमीडिएट कंपेंसेशन से अलावा नॉन वेज एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, दे आर द फ्रिंज बेनिफिट्स। अब इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इंसेंटिव्स आर द एडिशनल रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स गिवन टू द एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अचीवमेंट, या फिर उन्होंने कोई स्पेसिफिक गोल मीट करा है। सो इंसेंटिव्स तब दिए जाएंगे जब उन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस करी है या कोई अचीवमेंट करी है। सो जो इंसेंटिव्स हैं वो मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए और उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए। क्लियर हो गया। परफॉर्मेंस पे क्या होती है, जो हमने इंसेंटिव्स पढ़ा था ना, ये यूजुअली मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी, बट जो परफॉर्मेंस पे है ये यूजुअली मॉनेटरी कंपोनेंट होता है। सो परफॉर्मेंस पे एक तरह से सबसेट है इंसेंटिव्स का, जिसमें हम सिर्फ मॉनेटरी कंपोनेंट की बात करते हैं। यूजुअली मेरिट बेस पे उनकी सैलरी बढ़ गई, उन्हें कमीशन मिल गया, प्रॉफिट शेयरिंग मिल गई। सो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये काफी एक्सटेंड तक ओवरलैप भी करती हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई इनके पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो सेम होंगे। सो फ्रिंज बेनिफिट्स वो वाले होते हैं जो नॉन वेज कंपेंसेशन होता है, मतलब विच एक्सटेंड बियॉन्ड द सैलरी। इंसेंटिव्स तब मिलते हैं जब आप कोई गोल्स को मीटअप करते हो, और परफॉर्मेंस बेस्ड, जो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है वो डायरेक्टली मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड होते हैं। सो फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट्स एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं जो नॉन वेज कंपेंसेशन होती है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को देता है इन एडिशन टू देयर रेगुलर वेजेस। तो इसमें क्या क्या टाइप्स के फ्रिंज बेनिफिट्स आ सकते हैं, आप ये टाइप्स लर्न कर जाना। हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, पेड छुट्टियां, कई बार लाइफ इंश्योरेंस या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में मिल जाता है अलॉन्ग विद हेल्थ इंश्योरेंस, फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग अकाउंट्स दे देती है कंपनीज, वेलनेस प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, बहुत सारे जिम मेंबरशिप, कोचिंग, ये सब दी जाती है, ट्यूशन असिस्टेंस, कई बार बच्चों की एजुकेशन के लिए या खुद की ट्यूशन के फीस के पैसे दिए जाते हैं, कंप्यूटर असिस्टेंस मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज या पासेस दिए जाते हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स रन करे जाते हैं, कई बार स्टॉक्स एंड ग्रांट्स दिए जाते हैं। सो फ्रिंज बेनिफिट्स ओवर एंड अबव जो आपकी सैलरी के आपको मिलते हैं, दे आर द फ्रिंज बेनिफिट्स। अब ऑब्वियसली अगर कंपनीज फ्रिंज बेनिफिट्स देंगी तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी, जो उसका स्टाफ है वो उनको ऑब्वियसली अट्रैक्ट भी कर पाएंगी, कंपनीज रिटेन भी कर पाएंगी, एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, वर्क लाइफ बैलेंस बढ़ेगा। जब उसको हेल्थ सेमिनार्स वगैरह हम देंगे तो ऑब्वियसली वो हेल्दी वेल्दी रहेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसको फील होगी कि कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस वगैरह मिल रहा है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में मिलेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कंपनी उसकी ट्रेनिंग का खर्चा भी सारा खुद उठाती है। सो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाती है, टैक्स में एडवांटेजेस मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो इंश्योरेंस वगैरह होता है वो 80C की डिडक्शंस के अंडर कवर होती हैं ये सब चीजें। लीगल कंप्लायंस भी होता है, कई बार ये लीगल कंप्लायंस होता है कि आपको एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देनी है, ये सब देना है। सो कंपनी क्या करती है, फ्रिंज बेनिफिट्स देके लीगल कंप्लायंस को भी मीट कर लेती है। एम्प्लॉय आपकी कंपनी की टुवर्ड्स लॉयल रहेगा और कमिटेड रहेगा, कंपनी में पॉजिटिव कल्चर बढ़ेगा। सो अगर आपको फ्रिंज बेनिफिट्स आ जाता है पेपर में, आप फ्रिंज बेनिफिट्स का मीनिंग लिख के आओगे, फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए,
हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, पेड टाइम, लाइफ इंश्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी स्पेंडिंग, वेलनेस प्रोग्राम, ट्यूशन असिस्टेंस, कंप्यूटर बेनिफिट्स, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, स्टॉक ऑप्शंस, ये सारे इसके इंक्लूजन्स में लिखाओगे एंड देन आप इंपॉर्टेंस लिख के आ सकते हो फ्रिंज बेनिफिट्स की। उसके बाद इंसेंटिव्स एंड रिटायरमेंट प्लान्स, कंपनी इंसेंटिव्स भी दे सकती है और बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान्स भी दे सकती है। इंसेंटिव्स मतलब एडिशनल बेनिफिट्स अगर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, और इंसेंटिव्स मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। इंसेंटिव्स में क्या क्या आ सकता है, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस हो गया, सेल्स कमीशन हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, कोई अवार्ड्स हो गए, कोई रिकॉग्निशन हो गए, मंथली अवार्ड, सर्टिफिकेशन, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीजें कंपनी इंसेंटिव्स में दे सकती है। तो जो बेसिकली इंसेंटिव्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में पढ़ लेते हैं, या तो मॉनेटरी इंसेंटिव दे रही है कंपनी या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दे रही है। मॉनेटरी मतलब किसी भी मॉनेटरी फॉर्म में, जैसे बोनस, कमीशन वगैरह हो गया, और नॉन मॉनेटरी मतलब नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दे रही है। फॉर एग्जांपल आप कभी भी कहीं से वर्क कर सकते हो, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे दिए, एडिशनल छुट्टियां दे दी, ये सब चीजें। उसके अलावा जो आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो इंडिविजुअल को भी मिल सकते हैं, ग्रुप को भी मिल सकते हैं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकते हैं। कोई इंडिविजुअल ने कुछ अच्छा किया एकदम से तो सिर्फ उसको दे दिए, कोई ग्रुप ने अच्छा आउट परफॉर्म किया उस ग्रुप को दे दिए, या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स को भी ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव दे सकती है। आई होप आपको इंसेंटिव्स भी क्लियर हो गया, फ्रिंज बेनिफिट्स भी क्लियर हो गया। अभी हमारा रिटायरमेंट प्लान क्या होता है। देखो रिटायरमेंट प्लान क्या होता है, सबको ना रिटायरमेंट की टेंशन होती है कि जब हम उस एज में चले जाएंगे जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पैसे या हमारी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन उठाएगा। बेसिकली कंपनीज क्या करती है, साथ में रिटायरमेंट प्लान भी देती हैं। रिटायरमेंट प्लान में 401 के प्लान हो सकता है, पेंशन प्लान हो सकते हैं, या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स हो सकते हैं। यानी यहाँ पे जो रिटायरमेंट प्लान मेंशन करे ना वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से मेंशन कर दिए ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए उनको समझना। तो इंडिया के अकॉर्डिंग हम 5 प्लान समझ लेते हैं। ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना या ग्रेचुटी। ये हम 5 स्कीम्स हैं। वैसे ओल्ड पेंशन स्कीम्स भी है, जो पुराने वाला गवर्नमेंट जॉब वाला स्टाफ है ना वो ओपीएस का पार्ट है, और जो नए वाले हैं एनपीएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कर सकता है, पब्लिक एम्प्लॉय भी कर सकता है, प्राइवेट एम्प्लॉय भी कर सकता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कर सकता है नेशनल पेंशन स्कीम में अपने आप को एनरोल। इंडिया के अकॉर्डिंग जो अभी बेसिकली मेन प्लान जो है वो कौन कौन से हैं, एक तो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एक है पीपीएफ, एक एनपीएस, एक ओपीएस, एक अटल पेंशन योजना और एक ग्रेचुटी। थोड़ा सा हम इन रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में देख लेते हैं। तो ईपीएफओ में आपने सुना होगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में एक रिटायरमेंट स्कीम्स होती हैं जिसमें 10 कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, पर अभी इसको ना 20 की बजाय 10 कर दिया कि 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है उनको एनरोल करवाना होता है, और उनकी सैलरी से एक सर्टेन परसेंटेज है जो डिडक्ट होता है ईपीएफ अकाउंट में, और जब उनका रिटायरमेंट का पीरियड होगा या रेजिग्नेशन या कुछ भी कंडीशन होंगी उस टाइम पे उनको पेंशन मिलेंगी। ठीक है। और उसके अलावा पीपीएफ में क्या होता है, पीपीएफ के लिए आपने जितना भी पैसा जमा करवाया वो 15 साल के लिए लॉकअप हो जाएगा। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड में आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो या फिर टैक्स बेनिफिट्स लेके विड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम्स में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में तो ये होता है कि अगर आप एनपीएस में एनरोल्ड हो तो आपका 10% आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है, और जो गवर्नमेंट है वो 14% नियर अबाउट डालती है। वो आपका पैसा एक्यूमुलेट होता रहता है और जो आगे इन्वेस्ट होता रहता है। ठीक है। उसके बाद जब आपकी रिटायरमेंट की एज आएगी आपको 60% तो तुरंत उस टाइम पे लमसम मिल जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ 40% है वो जो भी उस टाइम में मार्केट सिनेरियो चल रहे होंगे उस टाइम पे उस फॉर्म में पेंशन की फॉर्म में मिलता रहेगा। अटल पेंशन योजना में क्या है, ये गवर्नमेंट बैक पेंशन स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है स्पेसिफिकली। इसमें उनको फिक्स्ड पेंशन अमाउंट मिलती है बेस्ड अपॉन देयर कंट्रीब्यूशन एंड एज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, और इसको भी कौन एडमिनिस्टर करता है, पीएफआरडीए एडमिनिस्टर करता है, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको मैनेज करती है। नेक्स्ट ग्रेचुटी क्या है, ग्रेचुटी में क्या होता है, आपको लमसम पेमेंट मिलती है एम्प्लॉयर की तरफ से अगर आप 5 साल कंटिन्यूसली एक एम्प्लॉयर के साथ एटलीस्ट काम करते हो, और वो जो पैसा मिलता है लमसम में वो डिपेंड करता है आप कितनी सैलरी विड्रॉ कर रहे हो और आपकी कितने सालों की सर्विस है। क्लियर हो गया। हमने रिटायरमेंट प्लान्स पढ़ लिए। रिटायरमेंट प्लान्स इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमने बेसिकली ये 5 पढ़े, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, अटल पेंशन योजना एंड ग्रेचुटी। अभी हमारा फाइनली लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान्स। मतलब इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल ने जितनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है उस बेसिस पर उसको क्या मिलेगी, पे मिलेगी। तो इसमें जो आपकी अर्निंग्स हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं आपकी परफॉर्मेंस अचीवमेंट या कंट्रीब्यूशन के साथ। आपको फिक्स सैलरी के साथ साथ एक वेरिएबल कंपोनेंट मिलता है जो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस। कॉमन टाइप्स क्या हो सकती हैं मतलब ये जो
परफॉर्मेंस बेस्ड पे है, इंडिविजुअल को भी मिल सकती है, टीम को भी मिल सकती है। सो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड पे भी हो सकती है, टीम परफॉर्मेंस बेस्ड पे भी हो सकती है। उसके अलावा सैलरीज में जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको सेल्स इंसेंटिव भी मिल सकता है, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस भी मिल सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग भी मिल जाती है, कई बार स्टॉक्स वगैरह दे देती है कंपनी, कई बार स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव्स को अगर उन्होंने कोई टारगेट्स मीट किए होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बेस्ड पे मिल जाती है, कई बार गेन शेयरिंग मिल जाती है, और कई बार नॉन मॉनेटरी भी चीजें दे देती है कंपनी, तो डिपेंड करता है। सो बेसिकली जो परफॉर्मेंस बेस्ड पे है ना, दैट क्लियरली मीन्स कि जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके साथ लिंक्ड आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये यूनिट क्लियर हो गया होगा और कंपनसेशन मैनेजमेंट समझ आ गया होगा। आपको चैनल पे अपडेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंपनसेशन मैनेजमेंट की, यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट सेक्शन। और जिन्होंने भी मेरे साथ टाई अप करना है या लिंक करना है, आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग द कंटेंट यू कैन शेयर इट विद योर जूनियर्स एंड विद योर फ्रेंड्स, एंड यू कैन पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स बिलो।